नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार हो और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, सही ढंग से कर रहे होंगे। तो इस बार सब कुछ लगा देना है, कुछ बचने मत दीजिएगा, छोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। पूरी एनर्जी के साथ देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं सेट नंबर 37 तक। अगर अभी तक आपने इन सेट को नहीं देखा है, इससे पहले 36, तो देख लीजिए। 36 सेट का मतलब कि 1800 क्वेश्चन। अच्छा, बीच में बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगे हैं कि करंट अफेयर का क्यों रोक दिए हैं। तो करंट अफेयर का इसलिए रोक दिया हूं, जैसे नोटिफिकेशन आता है फिर करंट अफेयर का साथ साथ शुरू कर देंगे, इसलिए अभी करंट अफेयर को रोक दिया हूं। अभी फिलहाल टॉपिक वाइज और ये टेस्ट सीरीज, ये दोनों का लुत्फ उठाइए, इंजॉय करिए, इसको पढ़िए अच्छे से। चलिए, प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। आप जानते हैं कि दरोगा में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है। हाँ, इजी प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। अगर इजी प्रश्न पर आपका कमांड नहीं हो रहा है, इजी प्रश्नों को गलत कर रहे हैं, जहां सभी बच्चे सही करते हैं आप गलत कर देंगे, तो फिर रिजल्ट बनने में दिक्कत होगी। इसलिए इजी प्रश्नों पर भी पकड़ बनाना है। चलिए, पहला प्रश्न, भारत के पास संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? कहना क्या चाह रहा है, जैसे ये पूरा विश्व है, इसमें कहीं एक जगह भारत भी स्थित है, तो पूरे का कितना प्रतिशत ये जमीन इसके पास, क्षेत्रफल है इसके पास, भारत का क्षेत्रफल। तो याद कर लीजिए 2.42, जी हाँ, 2.42% भाग जो है वह पूरे विश्व का भारत के पास है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, दूसरा सवाल है, डोलड्रम कहलाता है। डोलड्रम शांत क्षेत्र होता है ना, डोलड्रम होता है शांत क्षेत्र। तो जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर यह शांत क्षेत्र कहां मिलेगा? विषुवत रेखा के ही आसपास मिलेगा ना, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी, यही इसी को कहते हैं डोलड्रम। डोलड्रम क्षेत्र विषुवत रेखा से 5 उत्तर और 5 दक्षिण, ये 10 डिग्री जो होता है, यही डोलड्रम कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल, इनमें से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? जायद की नहीं है भाई, कौन सी जायद की फसल नहीं है? तो जायद की फसल अगर नहीं पूछे तो जानेंगे तब ना। तरबूज, भिंडी, खीरा तो जायद है ही। सोयाबीन जो है ये जायद नहीं है, यह आपको खरीफ के समय बोया जाता है। किसके? खरीफ। तो याद, ये ध्यान रखना है, सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैंने एक वीडियो उपलब्ध कराया अभयारण्य के ऊपर, तो एक बच्चा, पता नहीं मतलब पढ़ता है कि क्या है, उसने कमेंट किया कि बच्चे को खुश रखने के लिए कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हैं क्या? तो भाई, कुछ भी दे रहे हैं तो मत पढ़ो ना, जबरदस्ती थोड़ी मैं खींच करके ला रहा हूं तुम्हें। क्यों पढ़ रहे हो? तमाम टीचर हैं, वहां जाकर के पढ़िए आप। कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आप हमारे यहाँ ही पढ़िए, हमसे ही पढ़िए। यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे नहीं, मुंह उठा के बोल दोगे कुछ भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, अभयारण्य से, नेशनल पार्क से, हैं, बाघ टाइगर रिजर्व से, यहां से तो प्रश्न हर बार पूछे गए हैं बिहार दरोगा में। तो ये वही बच्चे होते हैं जिनको तैयारी से कोई मतलब नहीं होता है, ये दूसरे के चमचे रहेंगे और वहां करके फर्जी कमेंट करेंगे, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बच्चों का कमेंट पर आप लोग भी ध्यान न दीजिएगा, हमें नजर पड़ गया इसलिए मैं सोचा बता दूं। तो जो भी दोस्तों, जो भी टॉपिक मैं दे रहा हूं, भरोसा करिए, हमारे पास अब इतने आप लोग तो बुद्धू है नहीं कि मैं कुछ भी दे दूंगा और पढ़ेंगे। और कुछ भी मैं क्यों दूंगा भाई, जब मुझे चीजें देनी ही है, जब मुझे पढ़ाना ही है, तो मैं कुछ भी क्यों पढ़ाऊं? सिलेबस से क्यों ना पढ़ाऊं? मैं सोचने वाली बात है ना। जब मैं मेहनत कर ही रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको दूं, कि कुछ भी उठा के देने से क्या मतलब है? तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं, वो कमेंट करते हैं। बाकी जो समझदार है, जिसको लाभ हो रहा है, वो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। चलिए, कोयली तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तेल शोधक कारखाना, उर्वरक क्षेत्र, ऐसे बिहार दरोगा में प्रश्न आता है। तो कोयली जो है ना, यह गुजरात में है। जी हाँ, गुजरात में यह कोयली तेल शोधक कारखाना स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए, कृष्ण क्रांति का संबंध है, कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल के उत्पादन क्षेत्र से। जी हाँ, कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेलों के उत्पादन क्षेत्र से, इसका संबंध है। यह प्रश्न आप पहले भी किए होंगे एक बार, है ना।
इस प्रश्न को मैं एक बार और करा चुका हूं। देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है तो उसको मैं सेट के माध्यम से एक बार दो बार मैं करा देता हूं, ताकि एक बार में अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक आध बार कर लेंगे तो और कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो इसमें कुछ मिल जाएंगे, 4-5 ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो आपने पहले किए हैं, उससे क्या हो जाएगा कि एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। अब मान के चलिए कि सेट नंबर 1 में आप किए होंगे, अब आज सेट नंबर 37 में तो भूलेंगे नहीं, तो 2-4 प्रश्न आपको पिछले सेटों का भी मैं हर डालना प्रयास करता हूं कि लगभग रखें, 2-3 प्रश्न रखें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे। ग्रेट साल्ट झील, जी हां, ग्रेट साल्ट झील जो है स्थित है कहां में है? तो ग्रेट साल्ट झील जो है वह अमेरिका में है। अमीर रहेंगे तो आपको लोग कहेंगे ही, ग्रेट कहेंगे ही, तो ध्यान दीजिएगा अमेरिका ग्रेट साल्ट झील है। देखिए, ये प्रश्न तो आया भी है एग्जाम, जो बीपीएसएससी के द्वारा एग्जाम कराया गया उसमें आया है ये प्रश्न। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह राजस्थान के जोरहाट में स्थित है। अब कहेंगे सर राजस्थान में तो बारिश भी नहीं होती है, तो रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट क्यों है? तो इसीलिए तो है वहां रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जोरहाट में स्थित है। ओके, ध्यान देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। 8वां सवाल, महालबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भारत का कुल कितना भूमि क्षेत्र जो है वह आता था? जी हम महालबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कह रहा है कि भारत का कुल कितना क्षेत्र आता था। तो ध्यान रखना है आपको, महालबाड़ी पूछ दे। देखिए 3 यहां पर मिलेगा, महालबाड़ी, रैयतबाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। तो सर्वाधिक जो था वो रैयतबाड़ी था। जी हां, रैयत जो था वो 51% भागों में था। महालबाड़ी जो था वह 30% भागों में था, और जो ये था स्थायी बंदोबस्त वो 19% भागों में था। तीनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ये डी वाला घुस गया है यहां 21%, तो ये इसको छोड़ दीजिए, तो याद रखिएगा 30% है ना, याद रखना है 30%। चलिए देखिए, ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं, उनको क्लियर नहीं होता है कंफ्यूजन। क्वेश्चन को बढ़िया से पहुंचेगा, नहीं फिर कमेंट शुरू हो जाएगा आप लोग का। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से मानव कंकाल तो मिला ही है, कुत्ता के भी कंकाल मिला है? वह जगह है रोपड़। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ बुरजहोम भी है, बुरजहोम भी है। भाई इसीलिए तो कहता हूं कि एग्जाम में रिजल्ट आखिर क्यों नहीं होता है आप लोगों का, क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है सही से। देखिए, सिंधु सभ्यता में कहीं बुरजहोम है ही नहीं, ये तो पाषाण काल का है भाई बुरजहोम। तो आपसे तो सिंधु सभ्यता का पूछा जा रहा है ना, तो जो पूछा जाए वही जवाब देना चाहिए, फायदा होता है। रोपड़ होगा आंसर, राइट आंसर, ध्यान देना है आपको। चलिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे भैया? सोना का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था भारत में? तो सोना का सिक्का जारी करने वाला इंडो ग्रीक था। जी हां, नाम याद रखिएगा, इंडो ग्रीक। मौर्यों ने नहीं, गुप्तों ने नहीं, कुषाण ने भी नहीं, इंडो ग्रीक के द्वारा यह जारी किया गया था। देखिए, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि चौथ क्या है? चौथ क्या है? शिवाजी से एक प्रश्न रहता ही है एग्जाम में, बिहार दरोगा में रहता ही है। तो शिवाजी क्या करते थे? 2 कर था इनका, एक चौथ कर और एक सरदेशमुखी कर। तो यह मराठा के द्वारा लिया जाने वाला कर था। चौथ कर क्या था कि 1/4वां भाग लिया जाता था, है ना, आपकी उपज का 1/4वां भाग लिया जा रहा है आपसे। लेकिन सरदेशमुखी जो था वह 1/10वां भाग लिया जाता था। तो दोनों याद रखना है, चौथ पूछे तो 1/4 भाग, सरदेशमुखी तो देश में आपको 10 लगेगा, 10वां भाग, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं आप लोग कि मराठा से बिहार दरोगा में पूछता है, चाहे मराठा युद्ध पूछ दे, चाहे टीपू सुल्तान का डिंडीगुल किला पूछ दे, है कि नहीं? मराठा पूछ दे, चाहे टीपू का पूछ दे, या फिर मैसूर पूछ दे, मतलब कोई भी पूछेगा ही पूछेगा। मराठा से पूछेगा तो शिवाजी का कभी पूछ देता है, सीक्वेंस में रखिए, इनका शादी विवाह कब हुआ था, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, सीक्वेंस में। अफजल खान ने हत्या कब किया था। फिर थोड़ा सा हटेंगे उससे तो पूछ देता है ये टीपू सुल्तान वाला, मैसूर पूछेगा भाई, डिंडीगुल पूछेगा कभी, टीपू सुल्तान के बाद कौन बना ये पूछेगा, ऐसे पूछता है प्रश्न। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, आप लोगों को पता चलेगा। तो कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसकी समाप्ति हुई थी, तो यह सालवाई संधि से हुई थी। किससे? सालवाई संधि से हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए 13वां,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। देखिए, इससे पहले डलहौजी था जो रेल उल चला दिया, अब आया कैनिंग। कैनिंग के समय ही विद्रोह हो गया, तो ये ध्यान देना है। प्लासी के युद्ध में किसने गद्दारी की थी? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो थे उनका मतलब हार हुआ, वो मारे गए। तो गद्दारी करने वाला कोई और नहीं, अपना ही आदमी था, मीर जाफर। जी हां, जाफर था, ये माथापर का जाफर था, ये इसी ने गद्दारी किया था, दुष्ट पापी। ये सत्ता पाने के लिए अपने देश से गद्दारी किया, और ये गद्दारी किया इसी वजह से समझिए कि अंग्रेज फिर बहुत अच्छे से भारत में उन्होंने सब कुछ अपना करना शुरू किया और फिर पकड़ बना लिए। फिर देखे ही आपकी 1947 तक वो दोहन करते रहे। तो प्लासी का युद्ध कभी पूछता है तो 23 जून बताइएगा, 23 जून 23 जून 1757 है ना, 1757 याद रखना। चलिए, जंतु जगत के विभाजन का प्रारंभिक स्तर इनमें से कौन है? जंतु जगत का प्रारंभिक स्तर जो है वह है फाइलम। याद रखना है, कौन है? फाइलम। जंतु जगत के विभाजन का प्रारंभिक स्तर फाइलम होता है। ओके, इनमें से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? अपमार्जक की भूमिका निभाएगा वह है स्यूडोमोनास। जी हां, स्यूडोमोनास जो है वह अपमार्जक समझ रहे हैं ना, जैसे मल हुआ, गंदगी हुआ, उसको ये साफ कर देगा। मल है तो वहां साफ कर देगा, ये स्यूडोमोनास है वो। चलिए, बिजली का स्विच बना होता है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। बिजली का स्विच बना होता है बैकेलाइट का। किसका? बैकेलाइट का, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं कि नस्ल से बिहार दरोगा में एक प्रश्न टपका देता है, प्रारंभिक परीक्षा में तो खास करके टपकाता है। तो पूछे तो मुर्रा जो नस्ल है वह भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की, गाय की नहीं। साहिवाल पूछेगा तो गाय बताइएगा। हालांकि मैं नस्ल पर वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं, नहीं आपने देखा है तो जाकर के देखिए जरूर। तो चलिए, अब आ गए हम लोग प्रश्न संख्या 19। आलू का अंगमारी रोग होने का कारण क्या है? आलू का जो अंगमारी रोग होता है उसका कारण क्या है? तो आलू का अंगमारी रोग होने का जो कारण है वह है फाइटोपथोरा इन्फेंटेंस। जी हां, फाइटोपथोरा इन्फेंटेंस। याद कर लीजिए, आलू का अंगमारी रोग इसी के कारण से होता है। तो 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 20वें नंबर सवाल पर अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। प्याज किस कुल का पौधा है? तो प्याज जो है वह लिलिएसी कुल का पौधा है। किस कुल का? लिलिएसी। पालमी में आता है तार, खजूर, नारियल, है ना। म्यूजेसी में आता है आपका केला। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, अल्फा सल्फर की जो संरचना होती है वह कैसे संरचना होती है? तो अल्फा सल्फर की जो संरचना होती है ना, वो 8 फलकीय होती है। कितने फलकीय? 8 फलकीय होती है। 8 फलकीय होती है, तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए, इनमें से किसे अजनबी गैस यानी स्ट्रेंजर गैस की संज्ञा दी गई है? अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस कहे तो बताएंगे कि जेनॉन को अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस की संज्ञा दी गई है। 23वां सवाल, किसने मोल शब्द को प्रस्तावित किया था? मोल शब्द को प्रस्तावित करने वाले थे विलियम ओसवाल्ड। जी हां, नाम याद रखिएगा, विलियम ओसवाल्ड ने मोल शब्द को प्रस्तावित किया था। तो यह भी आपको ध्यान देना है। कैनाल रे, जी हां, कैनाल रे को किसने खोजा? कैनाल रे को खोजने वाले हैं गोल्डस्टीन। जी हां, गोल्डस्टीन जो हैं वह कैनाल रे को खोजने वाले हैं, है ना। गोल्डस्टीन कैनाल रे को खोजने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। चलिए 25वां, इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ पेचिस होने का, देखिए पेचिस होने का जो कारण कह रहा है वो प्रोटोजोआ से होता है। अब पेचिस से संबंधित अंग कौन है? तो आंत है। आंत से याद कर लीजिएगा एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टालिटिका, यानी एंट अमीबा जिंजिवैलिस नहीं, एंट अमीबा हिस्टालिटिका, यह प्रोटोजोआ है। पेचिस होने के लिए मुख्य उत्तरदायी यही है, एंट अमीबा हिस्टालिटिका। ओके, चले आगे। चलिए, प्रोटोजोआ में जनन कैसे होता है? तो प्रोटोजोआ में जनन दोनों प्रकार से होगा, लैंगिक भी होगा और अलैंगिक भी होगा। तो ऑप्शन बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। प्रोटोजोआ में जनन दोनों प्रकार से होगा, लैंगिक और अलैंगिक दोनों। चलिए, वायरस जो है यह डीएनए और आरएनए से निर्मित होता है। इस वायरस के चारों ओर एक लेयर बना होता है, एक परत बनी होती है, एक आवरण बना होता है। कह रहा है जैसे कोई वायरस है तो इसके चारों ओर एक लेयर बना होगा। यह लेयर किस चीज का होता है? तो यह जो लेयर होता है ना, यह प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन का होता है, ध्यान देना है।
प्रोटीन का होता है। चलें आगे, चलिए 28वें नंबर सवाल की ओर। इनमें से किसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो वायरस, वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु को सजीव और निर्जीव के मध्य कड़ी, जैसे इधर सजीव है इधर निर्जीव है, तो इसके बीच जो कड़ी है उसको वायरस कहते हैं, वायरस है ना, वायरस, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसे बास्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं, फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, संविधान का प्रश्न है, 0R क्या है? 0R क्या है भैया? तो 0R जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार चल रहा होता है उसे ही 0R कहते हैं। आराम का समय नहीं होता है, लंच का भी समय नहीं होता है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर क्या होता होगा, विचार हो रहा होता है, उसे ही 0R की संज्ञा दी गई है। ओके, चलिए आगे। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक 110। 108 में है ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, है ना, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। 111 में है वीटो पावर, है ना, वीटो पावर, तो ध्यान दीजिएगा। 112 में है बजट, ये भी ध्यान देना है। उड़ान योजना प्रारंभ किया गया था 2017 में। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, जी हां, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान कभी फुल फॉर्म पूछता है, उड़े देश का आम नागरिक, ये पूछता है, ध्यान देना है। 2017 में पूछा था, पूछा नहीं था, मतलब आया था ये। चलिए, प्रश्न संख्या 33। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत हर महीने कितने यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी? तो वह जो यूनिट होगी वह होगी 300 यूनिट, जी हां, 300 यूनिट प्राप्त होगी। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत का जो स्थान था वह था 129, जी हां, 129, याद रखना। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि क्या केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रानीति का अनुसरण कर रहा है। बैंक दर में अगर वृद्धि हो रहा है तो समझ लीजिए कि जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वह महंगी मुद्रानीति अनुसरण कर रहा है। अगर बैंक दर में वृद्धि हो रहा है तो इस बात का संकेत है। चलिए, ये प्रश्न बच्चे गलत करते हैं, बहुत ज्यादा गलत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर क्या है? तुरंत मारेंगे भैया, मार्च अप्रैल, तुरंत मारेंगे भाई। मैं वित्तीय वर्ष नहीं पूछ रहा हूं, मैं रिजर्व बैंक का पूछ रहा हूं लेखा वर्ष। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष पूछते तो अलग आंसर होता, मैं रिजर्व बैंक का पूछ रहा हूं। तो रिजर्व बैंक का जो होता है वह जुलाई से जून होता है। 1 जुलाई से कितना जून? 30 जून, है ना, होता है जुलाई से जून, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां देखिए, जून जुलाई मत कर दीजिएगा, जून से जुलाई करिएगा तो 13 महीना हो जाएगा, जुलाई से जून। बंद अर्थव्यवस्था क्या है भैया? बंद मतलब सब बंद, आयात भी बंद और निर्यात भी बंद। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी बाहरी देश से किसी प्रकार का आयात और निर्यात नहीं होता है, मतलब बंद है तो पूरा बंद है, कुछ नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर सी। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है वह ग्रहण किया, देखिए रट लीजिए, एक देता है प्रश्न कहां से क्या लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है कैसे, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यहां के संविधान से संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया ली गई है, तो यह भी ध्यान देना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा क्या? नहीं, राष्ट्रपति करेगा। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो सही आंसर राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है भाई? तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, जीते लोग, तो उनको शपथ दिलाना। अब राष्ट्रपति तो सबको शपथ दिलाएंगे तो थकेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि चलो प्रोटेम स्पीकर ने कर लिया, ये ध्यान देना है आपको। चलिए, विधि के समक्ष समता का विचार है, तो यह विधि के समक्ष समता का जो विचार है वह कहां से लिया गया है? तो वह जो है ब्रिटिश का मूल विचार है। अगर विधि के समक्ष समता के अलावा कहे कि विधियों का समान संरक्षण, तो बदल जाएगा,
तब हो जाएगा अमेरिका। लेकिन यहां कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, तो ध्यान देना है कि यह ब्रिटिश का मूल विचार है, नोट कर लीजिए एकदम। चलिए इस बार एकदम कसम क्रिया खा लीजिए कि लेना है तो लेना है, जबरदस्ती लेना है, नौकरी जबरदस्ती लेना है, कसम खा लीजिए, रट लीजिए कि लेना है लेना है लेना है। जितना कंटेंट दे रहा हूं सबको पढ़िए, रटिए, और मैं ज्यादा फोकस टॉपिक वाइज पर करूंगा, टॉपिक वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन में ब्रिटिश भारत के प्रांत से कितनी सीट थी? कह रहा है कि जो ब्रिटिश भारत का प्रांत था उससे सीट की संख्या कितनी थी? 292 थी ब्रिटिश भारत से, ध्यान देना है। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा महंगा प्रश्न है ये। कह रहा है कि जब कोरम पूरा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो स्थायी न्यायाधीशों की संख्या जब कम रहती है तो मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वह अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। सीधा आपसे पूछा है कि तदर्थ न्याय किस अनुच्छेद में है, तो तदर्थ न्याय 127 में। तदर्थ को आप कर लीजिए, देखिए कैसे याद करना है। तदर्थ मतलब तदर्थ, दर्थ से 10 10 10 10, अब 10 जोड़िए, 1 2 3 और 7 10, ऐसे रिलेट करके याद कर ले सकते हैं। 127 याद रखना आपको। चलिए, समुद्री जल से नमक का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक का निर्माण किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन, जी हां, क्रिस्टलीकरण के माध्यम से। ओके, चलिए, किस वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक खोज करने के लिए सोने की पतली परत के अल्फा कणों को टकराया था? देखिए, इसको घुमा घुमा के इतना बार पूछा गया है इस प्रश्न को। कभी पूछ देगा कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक खोजने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा। यहां सोना पढ़ लीजिए, सोना, रदरफोर्ड, ये रट लीजिए, सोना से मिला के रदरफोर्ड। मैं बिहार पुलिस वालों को भी ये क्वेश्चन कराया हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, पूछा जाता है। एनसीईआरटी में मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की कुल संख्या तो 3682। देखिए 3682 बी ऑप्शन। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ऑर्डर ऑफ डूक ग्यापो पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भूटान का है, भूटान का है, ध्यान दीजिएगा। ग्यापो पुरस्कार जो है वह भूटान का है, ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में आए दाना तूफान जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी, दाना, तो मैं एक बार और इस प्रश्न को बताया था, और बताया था कि दाना दाना के लिए क्या हो जाओगे? तरस जाओगे। तारा यानी कि कतर, है ना, दाना यानी कि कतरा, कतरा आप तरस जाएंगे। दाना तूफान कतर ने नामकरण किया है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए, चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान रख रहा है राजस्थान, ध्यान दीजिएगा, चांदी में राजस्थान। हाल ही में अयोध्या रेलवे लाइन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट है, अयोध्या चर्चा में भी रहा है, तो अयोध्या टनल नहीं, अयोध्या धाम, हाँ अयोध्या धाम रखा गया है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। आज का आखिरी और 50वां सवाल, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का नाम परिवर्तित करके रखा गया है। तो वंदे भारत जो था उसको नमो भारत रैपिड रेल नाम रख दिया गया है, नमो भारत रैपिड रेल, याद कर लीजिए। वंदे भारत जो ट्रेन था उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, 50 प्रश्न थे बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, महत्वपूर्ण थे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी के थे सबसे। देखिए, मैं इतना दावा क्यों करता हूं अपने क्वेश्चन पर? क्योंकि हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम प्रश्न एनसीईआरटी के उठाए रहते हैं, इसलिए संभावना हो जाता है कि यहां से प्रश्न आएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।